हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में बॉम्बे से पधारे श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, अनमोल जी का आपसे मुलाकात कराएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। आप कवि हैं, चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, वक्ता हैं और कई भाषाओं के जानकार हैं। आप हैं अंजनी कुमार द्विवेदी जी। अंजनी जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, दर्शकों को बताया कि आप कवि भी हैं, चिंतक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्य की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम लोग पढ़ रहे थे जी 8वीं क्लास में थे, जभी से कुछ और बच्चे लिखते पढ़ते रहते थे और पेपरों वगैरह में जो कटिंग्स वगैरह आती थी, जनमोर्चा पेपर हुआ करता था तो उसी में से पढ़ते थे हम लोग। तो कहीं न कहीं थोड़ा एक मोटिवेशनल चीज़ें मिली और गोपाल दास सक्सेना, नीरज की कविताएं लगी रहती थी, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हुआ करती थी, महादेवी वर्मा जी की कविताएं हुआ करती थी। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों को लगा, और हमारे दादाजी खुद अपने में एक प्रिंसिपल रहे और एक अच्छे शिक्षक रहे, तो कहीं न कहीं उनसे एक रुझान मिला कि उसके बाद हम लोग ऐसे तुकबंदी करके कहीं न कहीं लिखने लगे। क्या बात। और वहीं से कहीं न कहीं कविता का हमारे अंदर एक बीजारोपण आप मान सकते हैं हुआ। इसमें हमारे बुजुर्गों का भी, खास करके हमारे दादाजी पंडित स्वर्गीय श्री रामनिहोर द्विवेदी जी का बड़ा योगदान रहा। क्या बात है, क्या बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे द्विवेदी जी कि आपके इस क्षेत्र में कोई विशेष घटना, साहित्यिक क्षेत्र में कोई विशेष घटना घटी जिससे आपने कविता लेखन या लेखन की शुरुआत की। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद से जब हमने लिखी रचनाएं हमारी जनमोर्चा में प्रकाशित हुई, तो उसके बाद से हम लोग 10th किए, अच्छे नंबर से पास किया हम लोगों ने उनके पीरियड में। फिर 12th पास किया। बाद में वहाँ तक थोड़ा सा फोकस जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो गया था पढ़ाई पर, पुनः साइंस साइड के विद्यार्थी रहे हम लोग। लेकिन उसके बाद जब मैं मुंबई आया और वहाँ पर मेरा एडमिशन किसी कारण बस डिले होने की वजह से साइंस स्ट्रीम में नहीं हो पाया, तो फिर हमने आर्ट्स ले लिया। और उसी के बाद से फिर वहाँ पे काफ़ी कवि सम्मेलन वगैरह और तमाम लोग आते थे, तो कहीं कहीं कविताएं पढ़ते, तो हमारे अंदर पुनः एक रुझान अपनी पुरानी चीज़ों को देख करके, मैं चूँकि मैं कविताएं पढ़ता था, साहित्य के प्रति मेरा प्रेम था, तो पढ़ करके मुझे लगा क्यों ना क्यों यही लोग लिख सकते हैं और क्यों ना हम लोग भी कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करें। तब से कागज़ के चिट्ठी के टुकड़ों पर कहीं कहीं कुछ न कुछ लिखते रहता था। बाद में उसको तुकबंदी में मिलाने की कोशिश करता था। और लड़कियां वगैरह भी जो रहती थी तो कभी कभार हमारी दाद देती थी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से गया था, तो थोड़ा पहले लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, मजे की बात है। लेकिन आपने बताया अंजनी जी की लड़कियां भी आपको मोटिवेट करती थी। जब लड़कियां आपको मोटिवेट करती थी तो और क्या क्या लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती थी? जी तो थोड़ा सा हमारे एक सर थे इंद्र बहादुर सिंह जी, जो हमें पढ़ाते थे डिग्री कॉलेज में, राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज घाटकोपर में मैंने शिक्षा प्राप्त की है वहीं से। तो उनकी गजल की किताब हुआ करती थी। तो बाद में जब, चूंकि एक दौर होता है स्टूडेंट लाइफ का, आप समझ सकते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अटखेलियाँ, कुछ न कुछ हंसी मजाक और कुछ न कुछ एक युवावस्था में धीरे तरफ तरुणाई की तरफ बढ़ते हैं लोग, तो थोड़ा सा तो हम लोगों ने भी शेर व शायरी कुछ न कुछ, वही जो एक यशोभूमि पेपर हुआ करता था सुरेश मिश्र जी के संपादन, वहाँ से भी पढ़ते थे, तो लगा कि हम लोग को भी कुछ लिखना चाहिए। तो किताबों को पढ़ने के बाद, तमाम शेर व शायरी की, गजलें की किताबें पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ प्रयास करना चालू किया खुद के लिखने का। यहीं से हमारी साहित्यिक यात्रा आप कह सकते हैं मूल रूप में चालू हुई। उसके बाद से, तब से निरंतर कुछ न कुछ MA तक लिखा जाने लगा। बाद में MA हुआ, BEd हुआ, तमाम एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद से फिर से जॉब के लिए संघर्ष हुआ चालू। तो जब जॉब मिल गया, तो जॉब मिलने के बाद सच में कहें तो कहीं न कहीं कोरोना काल में जितना हम लोगों ने लिखा है, तो उतना तो किसी काल में नहीं लिखे। और जी, एकदम ईमानदारी की बात यहाँ पे हो रही। बीच में लिखे, फिर रोजी रोटी के संघर्ष में कहीं न कहीं नौकरी के लिए भी आपको तलाश करनी पड़ी। नौकरी मिली, स्टेबिलिटी हुई, लाइफ स्थिर हुई। उसके बाद ये कोरोना का दौर है। सही कहें तो सच्ची यात्रा तो यहीं से स्टार्ट हुई, जब से लोगों से जुड़ना चालू हुए और खाली बैठे रहते थे, कुछ न कुछ लोगों को सुन करके और किताबें पढ़ करके कहीं न कहीं मोटिवेट होकर के हम लोगों ने बहुत रचनाएं टाइप की। दुखद बातें रही, 400 गजलें 500 गजलें लगभग हमारी व्हाट्सएप में डिलीट होने की वजह से काफ़ी रचनाएं चली गई। और मैं गजल को ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसी को पढ़ता भी हूँ। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपने मुंह से ज़्यादा बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहिए। यही से मेरी साहित्यिक यात्रा। अंजनी जी, आपने बताया कि आपको जो है एक उम्र होती है कि युवा होते हैं तो उसके अंदर लिखने का शौक होता है, मस्ती होती है।
तो ज़्यादातर युवाओं का जो एक मन होता है या एक फीलिंग होती है या ज़रूरत होती है, वो बॉम्बे की ओर अभिनेता बनने के लिए भागते हैं। जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री का आकर्षण होता है, बॉलीवुड की ओर भागते हैं कि अपने जीवन की शुरुआत स्क्रीन के लिए करेंगे, या अभिनेता बनेंगे या विलेन बनेंगे। आपने शिक्षक बनने के लिए या एक प्रोफेसर बनने के लिए ये भागदौड़ की, क्या अभिनेता बनने के लिए कभी प्रयास नहीं किया? जी सही कह रहे हैं। और खुद अगर ईमानदारी से बात की जाए तो हम लोग भी कहीं न कहीं दिखने सुनने से लेकर के बहुत अपने को उस तरीके से नहीं पाते, लेकिन वहां जाने के बाद मन में तो एक रहता है कि यार हीरो लोग भी कहीं न कहीं व्यक्ति ही तो होते हैं, ये कैसे होते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। जब कुछ मीडियम लोगों को हम लोग खूब बदसूरत तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मीडियम लोगों को भी देखता था तो लगता था कि शायद हो। लेकिन दादाजी हमारे शिक्षक रहे और परिवार में पुरानी परंपरा रही। हमारे विद्यालय भी चलते हैं सुल्तानपुर जिले में, अपने सरकारी विद्यालय चलते हैं सर। तो कहीं न कहीं वहीं से एक बाद में एक बीजारोपण हमारे अंदर भी हुआ कि नहीं, दादाजी की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मन तो होता है कि वहां जाने के बाद लगता है कि हीरो की नगरी है, एक्टरों की नगरी है, तो सभी लोग एक्टर बने या मतलब कुछ न कुछ आता है। लेकिन अपनी सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ ज्यादा वो ख्याल नहीं आया। क्या और बात है, जी क्या जी, बात है, और बहुत झूठा कुछ कहूंगा नहीं, ईमानदारी से मैं सारी बात कह रहा हूँ। और जी, तब यहीं से शिक्षक बनने की हुई। तो बाद में मेरे पिताजी ने भी सहयोग कर दिया मुझे, बोले कि नहीं आपको जाना चाहिए ईमानदारी से। उनकी बड़ी ललक थी, लास्ट में भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। क्या बात है, और क्या बात है। मानते हैं कि आपके दादाजी का, आपके पापा जी का, आपके परिवारजनों का आशीर्वाद रहा, आप एक प्रोफेसर, एक वक्ता बने हैं। अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आप प्रोफेसर, वक्ता नहीं होते और अभिनेता होते, तो किस अभिनय में जीना पसंद करते? जी जी, प्रश्न तो आपने एकदम अनुभव के आधार पे उत्तर देने के लिए जनरेट किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। कहीं न कहीं मैं अगर मान लीजिए अगर वैसा होता तो उसको अपनी कल्पनाओं या अपने अंदर वैचारिक क्षमता के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि समाज को जो एक नई दशा दे सके, एक नई दिशा दे सके, और तात्कालिक चीज़ों पे जो कहीं न कहीं हमारे समाज को विखंडित करने का काम कर रही, तो ऐसी कुछ फिल्में हम लोग निर्माता निर्देशक से कह करके करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे समाज हमारा एकजुट रहे, देश का हमारे विकास हो, हमारी युवा पथभ्रष्ट ना हो, दिग्भ्रमित ना हो, हमारी संस्कृति संरक्षित रहे, हमारी सभ्यताएं सुरक्षित रहे, हमारे देश का चौमुखी सर्वांगीण विकास हो। मैं ऐसा कुछ न कुछ करने की पूरी कोशिश करता और ऐसी फिल्में बनाने की बात करता कि जिससे हमारा पूरा परिवार जो है कहीं कहीं कुछ सीखे। जैसे हम साथ साथ हैं, फिल्म आपने देखी होगी, हम परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं, जहां से कुछ छन करके आए, जहां से कुछ लोगों को मिले। सिर्फ मनोरंजन के नाम पे भावड़ापन और फूहड़पन कहीं न कहीं मैं अपने वैचारिक क्षमता के आधार पे मैं पसंद नहीं करता। और जी, आज के लोग चकाचौंध में कहीं न कहीं कुछ रुपया और फिल्में वो नहीं जो पूरा व्यवसाय करके बहुत ज़्यादा रुपया निर्माता निर्देशक को दे दें। फिल्में वो हैं जो हमारी युवाओं को कुछ दें, जो हमारे देश को कुछ दें, हमारे समाज को कुछ दें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं कहीं भारत के गौरव को स्थापित करें। मैं उसका समर्थन कहीं जी जी। अंजनी जी, मेरे प्रश्न में एक प्रश्न और भी था, वो भी मैं दोबारा से उस प्रश्न को करता हूँ कि आप किस अभिनेता की तरह अभिनय करते हैं, कैसे जीते? मैं अभिनेता, उस अभिनेता का जो आपका फिल्म अभिनेता होते, तो किस अभिनेता की तरह अभिनय करते? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपने कहा। तो चूंकि होता क्या है कि कई फील्ड में लोग कभी इनको पसंद करते, कभी उनको, लेकिन मैं निश्चित रूप से बेबाक रूप से मैं अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को पसंद करता हूं। और कहीं कहीं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन उनको आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप वो उन्होंने हल्का सा भोजपुरी अवधि मिक्स चीजों को भी स्थापित करने का प्रयास किया है फिल्मों में कि हम हैं बनारस के भैया, जिसको भी चाहे नचा दे, या यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। तो ऐसे अभिनेता को हम लोग कहीं कहीं फॉलो करने या उनके जैसा जीवन जीने के या उनके जैसा कैरेक्टर करके उसका अनुसरण करने की बिल्कुल कोशिश करते। बेबाक रूप से मैं अमिताभ बच्चन को प्रथम रूप में रखता हूं। आज भी मेरे आदर्श हैं। तमाम लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे आदर्श हैं। कई प्रकार की विविध प्रकार की फिल्में। बहुत अच्छे अंजनी जी। अब हम मुंबई नगरिया से वापस हम साहित्यिक नगरिया में आते हैं। हम आपका नाम, जो मूल नाम है आपका अंजनी कुमार द्विवेदी, अनमोल जी। तो जो अनमोल शब्द है, जो आपने नाम के साथ में अनमोल लगाया है, इसकी खास कहानी क्या है? ये अनमोल शब्द आपने अपने नाम के साथ साहित्यिक उपनाम जोड़ा है, इसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया आदरणीय ओम प्रकाश जी आपने। मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि मैं पहले अंजनी कुमार द्विवेदी हुआ करता था, तो बाद में मुझे कई मित्रों ने कहा कि द्विवेदी जी आप कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, तो कहीं कहीं कि एक तखल्लुस जो है, एक उपनाम अपना साहित्यिक फील्ड के लिए लीजिए और रखिए या तो तमाम लोगों ने मुझे सलाह दी, सुझाव दिया, और मैंने
बाद में उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए तो मैंने कहा कि आप लोग ही, तमाम लोगों ने, कोई सागर दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने जख्मी दिया, किसी ने जो भी तरह तरह के आए, और कई नाम, वो प्रचलित नाम थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा, तो बल्कि मेरे कुछ महिला मित्रों ने और पुरुष मित्रों ने मिलकर के बोले कि आगे पीछे कुमार विश्वास के जैसा करके कि अंजनी कुमार को कुमार अंजनी कर दो। और कुमार अंजनी करके मैंने कम से कम 150 रचनाएं भी लिखी। बाद में एक बार कोरोना काल के दरमियान कुछ हमारे पुरुष मित्र, कुछ महिला मित्र, एक उन्होंने निश्चित किया, सबने नाम दिया, तो लास्ट में सहमति बनी, तो ये नाम 3-4 लोगों ने मिलकर के, विकास में सागर भी उसमें थे, अंजलि श्रीवास्तव जी, ममता बारोट, प्रेम शर्मा जी हमारे, और सुरेश फौजदार भाई, सारे लोगों ने पटल पे मेरा नाम दिया। और अनमोल नाम पर बहुमत हुआ कि लोगों ने एक बार मजाक में ऐसे कहा, किसी ने अंजलि श्रीवास्तव जी थी और ममता और विकास जी, तो बोले सर आप तो अनमोल हैं। तब से विकास जी ने अनुमोदन किया, करे सर तो अनमोल है, कितना बढ़िया नाम मिला। यहीं से जिक्र में वो लोगों ने अनमोल कैच कर लिया। मैं बोला आप लोगों की विचारों का स्वागत है, तब से लोगों ने मुझे अनमोल कह दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों का प्रेम मुझे अनमोल बनाता, बाकी जी, वाकई आप अनमोल हैं साहित्यिक क्षेत्र में, निश्चित रूप से, और चिंतन में और शिक्षा के क्षेत्र में अनमोल हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं। अंजनी जी, हमें सूत्रों से पता चला है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ सूत्रों ने बताया है कि आपके पुरुष मित्रों की उपेक्षा महिला मित्रों की संख्या ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल। इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगता है और बहुत ही कैसे ये मित्र। सुंदर प्रश्न आपने किया है कि आदरणीय जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले जब मैं फेसबुक पे नया नया आया था जी, तो मैं समझता नहीं था, तो जो भी लोग भेजते थे तो मैं एक्सेप्ट कर लेता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और बाद में जब ये कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में आपने देखा कि, आपने भी खुद देखा होगा कि महिलाओं की संख्या कहीं कहीं बहुत ज्यादा रही, और सारे लोगों ने भेजते गए, फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज भी, और कई लोग कहते भी हैं कि मतलब ऐसा, जबकि ऐसा मतलब प्रेमी तो हम समानांतर कहीं कहीं हूँ, जहाँ प्रतिनिधि की बात आएगी तो वहाँ मैं पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा हूँ, लेकिन महिलाओं को भी एक वेटेज मिले, एक सम्मान मिले। चूंकि मैंने एक ठीक ठाक मंच, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई चलाया, तो उसके नाते लोगों को ये ना लगे महिलाओं को कि मुझे उपेक्षित कर रहे हैं, और आज भी हैं, तो बल्कि उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लोग खड़ा करते हैं कि कहीं महिला प्रेमी तो नहीं है। तो बिल्कुल कहीं कहीं उसको उस वे में लिया जाए कि हाँ प्रेमी हूँ, तो उनका सम्मान करता हूँ, उनको अवसर देने की बात करता हूँ, वैचारिक रूप से उनकी स्थितियों को या उनको आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, और ऐसी उसमें कहीं कोई गलत दुर्भावना के साथ नहीं है। हम लोग भी अब जी आपने कहा अंजनी जी कि आप जो है आधी आबादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आधी आबादी की संख्या ज्यादा है, ये आपने स्वीकार किया। जी जी, इस आधी आबादी की वजह से आपके जो अर्धांगिनी है जी जी, वहां तक कोई ऐसी आहट तो नहीं पहुंची? नहीं, वो वही पूरे तरीके से, पूरे मनोएक से, पूरे विचार से, पूरे कहीं तन मन धन से हमारा सहयोग करती हैं। एक ही बार उन्होंने एक आक्षेप किया कि आप मुझे समय कब देंगे, तो ऐसे मैंने बताया कि साहित्य ही, सेवा ही मेरा मतलब मूल उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा कि आपकी खुशियों के लिए मेरी खुशी कुर्बान है, और 24 घंटे साथ है, परिवार साथ में है, तो उसमें उन्होंने कहा कहीं कोई शिकायत नहीं है, आपका नाम आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो उनके ही सहयोग से कहीं कहीं मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, तो उनको भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आदरणीय उपमा द्विवेदी जी को, मेरी अर्धांगिनी जी का, मेरे बच्चों का भी, मेरे परिवार का, सभी का निश्चित रूप से सहयोग रहता है। क्या बात है, नहीं तो एक हफ्ते की छुट्टी में मैं कहीं कहीं आज आया हूँ, और आपने मुझे तुरंत लगे हाथ कहीं कहीं पहले से निमंत्रण दिया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे लपक लिया और यहाँ अवसर प्रदान किया, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरी पत्नी का, मेरे पूरे परिवार का बहुत सहयोग है, और उसमें कहीं कोई आक्षेप चरित्र से लेकर के किसी भी तरीके से, क्योंकि मालूम है उनको कि जो खुले विचारों का होता है, जो इतने लोगों को, समूह को साथ में लेके चलता, तो जी हाँ, हालांकि समाज है, आपको कहीं कहीं किसी के मुंह पर, जबान पर आप ताला नहीं लगा पाएंगे। इसी जबान में 2 तरीके की बातें होती, एक व्यक्ति आपको अच्छा कहता है, एक व्यक्ति आपकी बुराई करता है, एक व्यक्ति आपको निंदा करता है। तो समाज को तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है, जो हमारा टारगेट है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, पुरुषों को आगे बढ़ाना, साहित्य सेवा को आगे बढ़ाना, देश को, समाज को जोड़ना, यही मेरा मूल लक्ष्य। बहुत अच्छे, बाकी कुछ नहीं, सरकारी नौकरी है, रोजी रोटी का यापन तो हो ही रहा है। अंजनी जी, अभी आपने बताया कि आप अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई से जुड़े हुए हैं, और उससे ही आप सेवा करते हैं, चाहे आधी आबादी पुरुषों की हो या महिलाओं की हो। इस मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? जी जी, आदरणीय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शुरुआत हम लोगों ने पहले हमारे अपने कलमकार पटल हुआ करता था चंद्रमोहन मिश्रा जी का जी, वहाँ से जुड़ करके हम लोगों ने की, 13-14 की बात होगी, तब से व्हाट्सएप पर मैं आया।
और वहीं से बाद में तमाम पटल बन रहे थे, ग्रुप बन रहे थे। उसके बाद में एक बार कुछ लोगों ने कहा यार क्यों ना हम 4-5 लोग मिलजुल करके एक नया पटल बनाए। तो लोगों ने सोच करके नाम टाइप करके दिया। तो लास्ट में अखिल भारतीय साहित्यिक मंच, अखिल भारतीय काव्य मंच फाइनल हुआ। तो मैं बोला कि लास्ट में शहर का भी कोई नाम जोड़ते हैं, हो सकता है कि साहित्यिक नगरी नहीं लेकिन फिल्मी नगरी तो कहीं की हमारी मुंबई आई। तो मैंने वो नाम दिया तो लोगों की चकाचौंध थोड़ा बढ़ी, और जिसका पूरा श्रेय कहीं कहीं सारी टीम को जाता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो कारगर साबित हुआ, और कोरोना काल में लोग अखिल भारतीय काव्य मंच, मुंबई शब्द लगा होने के नाते उसके पीछे ज़्यादा भागे काव्य पाठ करने के लिए। लेकिन आपने कहा कि हाँ आपको कैसा महसूस हो रहा, मूल प्रश्न पे मैं आता हूँ कि पहले हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे सुभाष राहत बरेलवी जी, बाद में कुछ थोड़ी सी अनबन, एक हमारे यहाँ छोटा लड़का था अर्पित मिश्र तेजस, जितने बहुत सहयोग किया, हमारे साथ रहा कोरोना काल में काफी दिनों तक। जब पटल ऑनलाइन चल रहा था, ज्यादातर ऑनलाइन काव्य पाठ हो रहे थे, दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, हमारा देश भी जूझ रहा था। तो बाद में कुछ अनबन के नाते राहत साहब ने पटल छोड़ दिया। उसके बाद में हमारी अध्यक्षा बनी डॉक्टर शुभा सचांग सरस, वो कानपुर की रहने वाली थी। बाद में उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर की, सर मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ। तो बाद में पूरी टीम की मीटिंग के बाद विकास जी बोले सर संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का पद आप ही संभालिए। तो मौके पर अभी हैं, रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द ही संस्था पंजीकृत हो जाएगी। एक पूरे भारतवर्ष में ऑलरेडी काम कर ही रही है पहले से जी। तो यही इतनी कहानी है, और अभी तक मैं संभाल रहा हूँ। कोई योग्य व्यक्ति अगर मिलेगा तो फ्यूचर में, मुझे पद की कोई बात नहीं है, क्योंकि संस्थापक पद नाम ये चेंज नहीं हो सकता, जिसने नींव डाल दी संस्थापक वही रहेगा। तो मैं किसी और को भी अध्यक्ष बनाने पर विचार करूंगा निश्चित रूप से। अच्छे विचार हैं आपके। मतलब आजकल देखा जाता है कि संस्थाओं की जो अध्यक्ष बन जाते हैं तो उस अध्यक्ष पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। रंजनी जी, आपके साहित्यिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन का अनुभव कैसा रहा, और इन यात्राओं से आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी जी, बहुत ऊंचा प्रश्न किया आपने कि जी, मेरी खुद ये विचारधारा भी रहती है कि जैसे अभी मैं, मान लीजिए कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो ये साहित्यिक आयोजन के लिए मैं अभी सपोज दिल्ली आया हूँ, या ऐसे ही मैं कहीं लखनऊ कभी जाता हूँ, तो सोचता हूँ कि वहाँ पर कौन से और दर्शनीय स्थल हैं और कौन से मंदिर वगैरह हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे, हमारी पौराणिक चीजें भी जिंदा रहें, और मेरा अपना दो स्वार्थवश दो काम हो जाए। स्वार्थ नहीं कहना चाहिए कि हम साहित्यिक यात्रा को भी कहीं कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, और एक घूमना टहलना भी हो जाए, लोगों से मिलना जुलना, और कुछ ईश्वर भक्ति भी हो जाए। तो मेरे मूल में यही रहता है। अब यहाँ पर मैंने आद्या कात्यायनी मंदिर, जो मेरी बहन के घर के करीब जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पर है, तो वहाँ जाकर के मैंने दर्शन किए। और अभी अक्षरधाम वगैरह की प्लानिंग है, और झंडेवालान मंदिर की प्लानिंग है। बारिश ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ रखा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं 2-4 जगह दर्शनीय स्थल और मंदिरों पे जाकर के दर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतनी ही मंत्रणा है। वाकई आप जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं। अंजनी जी, कविता लिखते समय आप किस प्रेरणा से काम करते हैं? जी जी, शिक्षक होने के नाते ईमानदारी से कहूँगा तो थोड़ी सी समय की कमी जरूर होती है, लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में, चूंकि आप देखिएगा मैं मूल विधा में गजल लिखने का प्रयास करता रहा, तो अब जो है मेरे अंदर एक नई चेतना आई है कि सामाजिक समरसता की बात और थोड़ा सा कहीं कहीं देशभक्ति की बात होनी चाहिए। व्यक्ति वही होता है जी, लेकिन कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा पीछे बैक में पहले रामधारी सिंह दिनकर जी ने वीर रस में रचनाएं की, श्याम नारायण पांडे जी जौहर और हल्दी घाटी 2 रचनाओं से स्थापित हो गए। तो हम सोचते हैं कि कहीं कहीं अब थोड़ी सी विधा चेंज करके, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आप श्रृंगार लिखेंगे तो लास्ट में आपके ऊपर एक स्टैम्प, एक ठप्पा लगने का कहीं कहीं डर रहता है। तो मैं चाह रहा हूं कि अब सामाजिक समरसता की और वीर रस की कुछ रचनाएं, थोड़ी सी विधा चेंज करने की है। लेकिन मैं जो मेरे मूल में रहता है कि आपने एक प्रश्न किया कि क्या आपकी चीज़ों में चल रहा होता है। स्टार्टिंग में तो जब आप मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, तब उतनी सारी बातें आपके अंदर चलती नहीं है। आप लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। उम्र के पड़ाव में अभी बात हुई कि वो अवस्था में हम लोग कहीं कहीं थोड़ा सा एक दौर रहता है जो उसमें कुछ श्रृंगार की बात कर देते हैं। लेकिन अब निश्चित रूप से अब 45 के आसपास की एज में होने के बाद में कहीं कहीं एक गंभीरता भी लानी पड़ेगी, और हमें अच्छी रचनाएं समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, पुरुष महिलाओं सभी के लिए श्रेष्ठ रचनाएं निश्चित रूप से करनी पड़ेंगी। और मैंने अब चालू कर दिया है कुछ वो सामाजिकता की और वीर रस की रचनाएं मौके पर लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी।
फिर से हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं जी, बहुत आपके विचारों को, आपकी साहित्यिक यात्रा को, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। जी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपने देश विदेश का भ्रमण किया है। जी, जी। इन संस्कृतियों और अनुभवों ने आपको साहित्यिक दृष्टिकोण को बदलने में क्या भूमिका निभाई है? जी, जी, निश्चित रूप से बहुत ऊंचा प्रश्न है। उसमें गलती से विदेश मेंशन हो गया होगा जी। और वो कह सकते हैं नेपाल वगैरह की यात्राएं हुई, लेकिन साहित्यिक दौर से नहीं हुई, घूमने टहलने के दौर से 20-22 साल पहले। क्या और बॉर्डर होता है क्रॉस करके। तो जी, उसके पीछे ये है कि देखा गया है कि कहीं न कहीं पूरे इंडिया भर में तो लगभग पूरे राज्य तो नहीं घूम पाए हैं, लेकिन लोग बात तो करते हैं कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन तमाम जगहों पे आज भी हम एक तरीके से कह सकते हैं विविधता में एकता तो है हमारे भारतवर्ष में, कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये थोड़ा सा पीड़ा का विषय होता है, मैं अपनी तरीके से कहना चाहता हूँ, प्रांतवाद के नाम पर हम लोग, भाषावाद के नाम पर, या कहीं कहीं लास्ट में वहां जाकर के जो कट जाते हैं, ये चीजें कहीं कहीं मुझे सालती हैं। तो हम लोग कहीं कहीं मुंबई में रह करके भी एक ज्योति, एक अलग जगा रहे हैं। आज भोजपुरी और अवधी दोनों स्थापित हो चुकी है। शुद्ध हिंदी का मानक रूप तो पूरे इंडिया में लिखा ही जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी लोग आदान प्रदान करके, जैसे दिल्ली है तो यहाँ पे यूपी बिहार के लोग भी आकर के, राजस्थान के लोग, हरियाणा के, पंजाब के लोग, ऐसे हमारी पूरी संस्कृति पूरे भारतवर्ष में चल और हम लोग जुड़ें। जो ये भाषावाद के नाम पर हम लोग कहीं कहीं अलग हो जाते हैं, तो उससे थोड़ी सी और ऐसी रचनाएं होनी चाहिए कि मणिपुर का व्यक्ति जो है वो हिंदी की तारीफ करे, तमिलियन व्यक्ति वो भी तारीफ करे, सेकंड व्यक्ति अप्रिशिएट करें। हालांकि मैं मातृभाषाओं में रचनाओं का समर्थन करता हूं कि मातृभाषाएं लोगों को जाननी चाहिए, लेकिन जो हल्का सा कहीं कहीं दर्द रह जाता है कि लोग उसके बाद भाषावाद और प्रांतवाद के नाम पे हम जो थोड़ा सा विभाजित होने लगते हैं। जबकि मैंने देखा है कि एनसीसी का नारा हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतीयता की बात हमेशा की जानी चाहिए। तो इसका एक दर्द कहीं कहीं रह जाता है। कहीं पूरा हमारा भारत एक है ना, विविधता में एकता, इसी चीज को दर्शाता है। तो जो हम बट जाते हैं तो उससे बटने के बाद हमारी भावनाएं थोड़ा सा अलग होने लगती हैं। तो प्रांतवाद के नाम पर, इसके बाद के नाम पर आज भी वो चीजें चल रही हैं। जैसे आपने आसाम में देखा होगा, हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहां भी कुछ न कुछ मराठी या उस बात के नाते, तो थोड़ा सा पीड़ा का विषय होता है। बाकी मैंने पाया है कि हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध हो रहा है, पहले की अपेक्षा पूरी तरह, और निरंतर होते जा रहा है। लोग कहते हैं हिंदी घट रही है, मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूं। और आज मंदारिन को पछाड़ करके कोई बोले या ना बोले, लेकिन हम 145 करोड़ भारतीय, इसके अलावा त्रिनिडाद, टोबैको, वियतनाम, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, यहाँ सब मिला करके हिंदी और हिंदी साहित्य का क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत व्यापक है और बहुत बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी साहित्यकारों को चाहिए कि लोगों को जोड़ने की बात करके करें, लेकिन थोड़ा सा दुखद पहलू ये होता है, प्रश्न से इतर हट करके मुझे लगता है कि जो लोग अपनी चमकाने के चक्कर में, अपनी लाल करने के चक्कर में, या कहीं कहीं रुपए को ज्यादा तवज्जो दे करके खाली चटखारे वाली रचनाएं लिख रहे हैं, जिससे मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उनका तो भला हो सकता है, 2-5-10 हजार रुपए छोटे मीडियम कभी एक मंच पे पा सकते हैं, लेकिन देश और साहित्य समाज का कोई भला नहीं हो सकता। तो हमें उस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है सभी साहित्यकारों को। साहित्य मनोरंजन का विषय निश्चित है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है। स्वांत्य सुखाय के साथ देश भी है, हाँ, विकास भी देश है, समाज है, लोग हैं, सबके विकास की बात होनी चाहिए। वाकई जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी हमने भाषाओं के ऊपर बात कर रहे थे, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या ये मनाना उचित है? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ऊंचा प्रश्न किया है। लेकिन सबकी अपनी एक परंपरा, एक सिस्टम होता। चूंकि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके गए, तो उस समय पहले जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी इतनी फैला दी थी, तो उसके बाद जब देश कहीं न कहीं हमारा पूरी तरह से आज़ाद हुआ, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद कराया, तो उसके बाद एक सिस्टम बना। चूंकि उस समय के दौर में भी अंग्रेजी में कहीं न कहीं, और कहीं आप देख रहे होंगे कि प्रांतवादी लैंग्वेज में या प्रांतीय लैंग्वेज में ज़्यादातर काम हो रहे थे। तो लोगों को लगा कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी इसके लिए ज़्यादा मैं उचित समझता हूं कि उनका नाम लेना चाहिए कि त्रिभाषी फार्मूला जो हमारे यहाँ है, त्रिभाषा का सूत्र जो आया, त्रिभाषी सूत्र, तो उसमें उन्होंने योगदान दिया। और आपका ये कहना के मूल में मैं समझ पा रहा हूँ, चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में उससे जोड़ना है कि हिंदी दिवस हम लोग क्यों मनाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं संसद में हमारे तय हुई, और 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रस्ताव दिया।
1953 से तब से लगातार, और हमारी संसद ने अनुमोदित किया, क्योंकि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कानून लागू हुआ तो उसके बाद से सारी चीजें हमारे मूर्त रूप में आई। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो एक सारी चीजों के लिए, हालांकि ये नहीं मनाना चाहिए। ये सब आपकी जो जानकारी दे रहे हैं सब मानते हैं, लेकिन आजादी क्या 77 वर्ष हो गए हैं, 77 वर्ष हो गए हैं। हाँ। क्या आज वर्तमान में भी हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा बनाना चाहिए? आपका प्रश्न जी, मैं पिछली बार प्रश्न से थोड़ा अलग हटके रहा। वो मनाने के मूल में जहां तक मैं समझता हूं कि एक दिन तो सभी, जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये दिवस वो दिवस, लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी निर्धारित करके योग दिवस दे दिया है इसके दिवस के नाम पर, तो मनाना उसके आपके मूल में कि पीड़ा है, दर्द है, छटपटाहट है, नहीं होना चाहिए। और रोज ही हिंदी दिवस को हिंदी पर्व के रूप में भारत में मनाया जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं जहां तक मैं, तो आपके मतलब हिंदी दिवस को रोज ही हम मनाएं, सेलिब्रेट करें। एक दिवस जो व्यक्तिगत स्थापित किया गया 14 सितंबर, उसी दिन केवल हिंदी का बोलबाला ना हो, हम हिंदी को रोज मान सम्मान दें, हिंदी में काम करें। आपके कहने के तथ्य में, तर्क में ये है, नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न नहीं है, ये भारत का, ये हिंदुस्तान का प्रश्न है। नहीं होना चाहिए। जब हम हिंदी को राजभाषा मानते हैं तब भी उसका दिवस मनाना पड़ता है, तो वो दिवस मना करके वो काम कर लेना इतनी नहीं है। हमें दिवस को पीछे छोड़ देना, जीना हिंदी में जीना चाहिए, हिंदी में जीना चाहिए, हिंदी में सोना, हिंदी में जगना, हिंदी में उठना, हिंदी में बैठना होना चाहिए। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे अंदर जी। रउआ, हम जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी में या अवधी में भी 2 शब्द हमारे दर्शकों को। जी 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 बिल्कुल, और बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया आदरणीय जी। मेरा क्षेत्र ही, मैं अयोध्या कमिश्नरी हमारी होती है, हमारा मंडल जो है पुराना फैजाबाद, आज का अयोध्या होता है। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूँ, अमेठी हमारे ही जिले में पहले हुआ करती थी। और अवधी की एक विशुद्ध रचना जो कि लोक मंगलकारी है, समाज के लिए एकदम बहुत ही सुंदर रचना, रामचरितमानस तो आप जानते ही हैं, कई बाबा ने जो लिखा है, लेकिन मैं अपनी 2 पंक्तियां भी सुनाना चाहता हूं कि देवकी के जन्मे कृष्ण कन्हैया हो, हे मैया ललन के बचाइला, ललन के बचाइला हमरे, ललन के बचाइला, मारी डारेन का कंस कसैया हो, हे मैया ललन के बचाइला। इसमें माँ देवकी जो निवेदन कर रही है कि आदि शक्ति जगदम्बा से जो मेरा पुत्र है उसको बचाइए, नहीं तो कंस इसको मार डालेगा। बहुत अच्छे जी, तो एक मुक्का हम जो है, हमारे दर्शक बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आप हिंदी के अलावा भोजपुरी, अवधी में भी जानकारी दे रहे हैं, और आप अन्य भाषाओं से भी परिचित है। हम चाहेंगे उस भाषा से भी आप कुछ, या तो संख्या में या गिनती में या किसी वर्ण में कुछ शब्द जरूर कहें। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया आदरणीय ओम प्रकाश जी, इसके लिए साधुवाद आपको। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैं SIES कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, साइन, मुंबई 400022 जगह एड्रेस का नाम है। यहाँ पर मैं हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, जिसमें कि खास करके मूल भारतवर्ष की जो द्रविडियन लैंग्वेज है, 4 भाषाएं, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटका की भाषा होती है, वहाँ पे तुड़ु भी चलती है, और मलयालम जो केरला प्रदेश की भाषा होती है। 4 भाषाएं होती हैं, जिसमें मलयालम और तमिल में कुछ हद तक समानताएं होती हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि गिनती में वहाँ बोलते हैं, एक को कहते हैं उन्ने, रंड, मून, नाल, अंज, एर, एल, अंबर, ये इस तरीके से थोड़ा हमारे बच्चों से मैं सीखता हूँ, या इधर आओ, होंगे या उधर जाओ। और चूंकि वहाँ की भाषा हमारे प्रदेश की भाषा महाराष्ट्र प्रदेश में है और मुंबई राजधानी है, तो वहाँ की मराठी लैंग्वेज मूल में होती है। तो बाद में जब आप कहेंगे तो मैं 2 लाइन उसकी भी जी हम चाहेंगे बाद में, नहीं अभी 1-2 लाइन अभी सुनाएं, क्योंकि भाषा का मामला चल रहा है, तो भाषा तो एक साथ ही आनी चाहिए। जी तो बिल्कुल निश्चित रूप से साधुवाद देता हूँ। मैं एक रचना सुनाना चाहता हूँ मैं कि चल जाग रे मुकुंदा, झाली पहाट झाली, उठ जाग रे मुकुंदा, झाली पहाट झाली। वाह, उठ जाग रे। बड़ी रचना है तो मोबाइल में देखना पड़ेगा, कोई बात लेकिन मैंने मुखड़ा दिया। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मराठी काफी हद तक हम लोग बोल लेते हैं, तो काफी हद तक समझते भी हैं। थोड़ी मोड़ी गुजराती
और अंग्रेजी वगैरह तो कहीं कहीं जानते बस हैं। आप तो ये कहेंगे भारत के दिल में बसते हैं, हिंदी के साथ साथ पूरे भारत के दिल में, भारत की लोक भाषाओं के दिल में बसते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत साधुवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं अंजनी जी कि भविष्य में हिंदी साहित्य के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जी, निश्चित रूप से बहुत शानदार प्रश्न है और सभी के लिए प्रश्न होना चाहिए। आपने मुझसे किया तो मैं इसका उत्तर अपने हिसाब से मेरे मन मस्तिष्क में विचारों में जो है देता हूँ कि मेरी ये योजना है कि अभी तो मैं कहीं कहीं सरकारी कॉलेज में मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो अपनी एक मजबूरी हो जाती जाना। इसके अतिरिक्त मैं अखिल भारतीय काव्य मंच को और पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं स्थापित करना चाहता हूँ। इसकी प्रादेशिक कमेटी बना करके लोगों को केवल साहित्यिक गोष्ठियों के लिए नहीं बल्कि संगोष्ठियों के लिए, सेमिनारों के लिए मैं मोटिवेट करूंगा। और चूंकि कार्यक्रम करने में आप जानते हैं राशि लगती है, धनराशि लगती, फंड लगता है, और अगर कहीं कहीं हमें सहयोग मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिंदी से रंगने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा। पूरे विश्व को हिंदी में बनाने की कोशिश करूंगा और उसमें सबसे पहले लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। उसके बाद साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों कार्यक्रम कहीं कहीं हमारी संस्था करने की पूरी कोशिश करेगी। गरीबों के लिए कुछ सामाजिक कार्य भी करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी योजनाएं हैं। बहुत अच्छी जी, ऐसी योजनाएं हैं। अंजनी जी, हम आगे बढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं, जैसी बातचीत से हमें पता लगा है, सूत्रों से पता लगा है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पर्सनैलिटी के आप धनी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपके हिसाब से एक अच्छा शिक्षक और हिंदी प्रवक्ता बनने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, बहुत शानदार किया है कि शिक्षक के लिए सबसे पहला गुणधर्म जो होता है, मुझे जहां तक लगता है, एक तो उसकी ईमानदारी जी, और दूसरी उसका अनुशासन। वाह! यदि एक शिक्षक ईमानदारी से अपना काम करेगा तो ही जाकर के हमारे समाज का, हमारे देश का समग्र विकास हो सकेगा। और चूंकि वो निर्माता होता है, जी, राष्ट्र निर्माता होता है, चूंकि चाणक्य जी ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। वो चाहे तो कहीं कहीं विनाश करवा सकता है और चाहे तो निर्माण कर सकता है। वाह! शिक्षक और सड़क, तमाम लोगों ने व्हाट्सएप में भी पढ़ा होगा, अपनी जगह पे रहते हैं लेकिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो मैं एक ये कहना चाहूंगा कि एक तो सभी लोग अनुशासित रहें, समय का पालन करें, ईमानदार रहें, और बच्चों के लिए कबीर की लाइन कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाय चोट। लेकिन हर बार चोट डालने से बच्चे के मन मस्तिष्क पे अलग प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूं कि टीचर विनम्र भी हो, सौम्य हो। ठीक है, रंग रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करे, समय से क्लास ले, और एक बात और कि लालची ना हो। मेरी अपनी मानसिकता है, मुझे कई जगहों से बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, लेकिन मैं सरकारी नौकरी को स्त्री समझ करके हिंदी का शिक्षक हूं मुंबई में, लेकिन मैंने अगर एजुकेशन दी है बच्चों को तो कहीं कहीं उसमें मेरा स्वार्थ निहित नहीं रहा। मैंने निःशुल्क सेवाएं दी हैं और आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि लोग मुझसे सेवा ले सकते हैं। वाह वाह वाह, ऐसी मेरी विचारधारा है। तो शिक्षक को ईमानदार, अनुशासित और विनम्र होना चाहिए। जी अंजनी जी, हम आगे बढ़ते हैं कि आजकल जो हमारे युवा हैं, युवा लेखक हैं, कवि हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए आपके पास क्या सलाह या संदेश है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं देख रहा हूं कि आज का समय जो है सर, ईमानदारी से कहूं प्रकाश सर, तो थोड़ा सा व्यवसायिक लोग हो गए हैं जी। उनको देश से, समाज से, एक तरफ तो हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, भौतिक विकास में हम कहीं न कहीं बहुत आगे जा रहे हैं, उसमें निसंदेह रूप से हमारा देश, हम आगे बढ़ रहे हैं। भौतिकता मिली है लोगों को, गाड़ी हैं, घोड़े हैं, बंगले हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा सुधरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुधरा है, लेकिन उसी जगह पर आकर के हम अटक जाते हैं कि रुपए और सौदेबाजी में। पुराने जमाने के लोगों को आप अगर देखेंगे, तब की जो सम्मेलन लाल किले से लेकर के तमाम जगहों पे चलते रहे, तो उसमें ठीक है, उस समय जो भी अनुदान कहीं कहीं सरकारें फंडिंग हो जाती थी, लोग उस पर मान भी जाते थे, लेकिन आज का बंदा तो कहीं कहीं पहले वो सौदेबाजी जरूर करेगा, इतना लूंगा। और आप देख रहे हैं मंचों की क्या व्यवस्था हो गई, और यही देश के प्रतिनिधि कवि मान लिए गए हैं, जबकि इनके रचनाओं से हमारे देश को, समाज को कोई कुछ नहीं, वो आए, मंच पर सुनाए और चले गए जी। लेकिन उसके मूल में जो किसी ने कुछ अच्छी कहानी लिखी है, सामाजिकता की रचनाएं लिखी हैं, किताबों में दर्ज है, लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ रहे हैं, उससे कहीं कुछ मिल नहीं पा रहा। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, साथ ही साथ मैं चाहता हूं सामाजिक और सांस्कृतिक
कार्यक्रमों को जब तक लेकर के आप साथ नहीं चलेंगे तब तक कहीं न कहीं आप एक कुशल लेखक या कुशल कवि नहीं माने जाएंगे। और उसमें कहीं न कहीं गरीबी का भाव भी होना चाहिए कि हम यदि मान लो सामने वाले के पास आयोजन में उतने बड़ा नाम आप हैं बेशक, लेकिन अगर उस कहीं कुछ वो कर नहीं पा रहा आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि हम मानवता के आधार पर उसके अपनी प्रस्तुति दें। लेकिन आज कवि सम्मेलन एक जो व्यावसायिक रूप पकड़ते जा रहा है, तो इसका मैं निश्चित रूप से खंडन करता हूं और विरोध करता हूं। और देश और समाज को जो कुछ दे सके ऐसी रचनाएं करने के लिए मैं कवियों से अपील करता हूं। बहुत अच्छे, और सामाजिक सरोकार हमेशा हमारा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। कि आपने समाज की बात की है, तो हम समाज की बात करते हैं कि वर्तमान में समाज में रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इनका क्या कारण है जी? और ये कारण भी बताएं और समाधान भी बताएं। जी जी, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है कि बिल्कुल विकास यात्रा का केवल ही नाम नहीं होता, हमने भौतिक विकास कर लिया तो बहुत कुछ हो गया। सही बात की आपने, रिश्तों में जो दूरियां आ रही हैं, लोग अपने ही माँ बाप को, जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने हमें 9 माह गर्भ में रख करके अपने हाड़ मांस खून पसीने मज्जा से निर्माण हमारा उसके होता है, पाला पोसा जन्म दिया, अपने मुंह का निवाला छोड़ करके अपने बच्चे को पालती है। लास्ट में वही बच्चा शादी हो जाने के बाद या कहीं न कहीं उसकी जो मान लीजिए गर्लफ्रेंड या जो भी कल को उसकी पत्नी बन जाती है या वो घर में आ जाती है, तो बाद में वही माँ बाप जिन्होंने उनको इतने लाड से इस लायक बनाया कि वो, हाँ जी बिल्कुल, और आज इस अवस्था में है, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, और तमाम हम लोग जब पढ़ते हैं किसान का बेटा ये बना, पंचर बनाने वाले का बच्चा IAS PCS प्रशासनिक अधिकारी बना, तो उसके मध्य में उसके खून पसीने, उसके त्याग और तपस्या की कहानी है। लेकिन वही बच्चे जब कल को उनको वृद्धाश्रम भेजते हैं या घर से निकाला कर देते हैं या उनके 2-5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे या फ्लैट पे या बिल्डिंग पे या कहीं कहीं बंगलों पे कब्जा करते हैं, और जब उनको निकालते हैं तो इतनी पीड़ा होती है कि आपसे क्या ही कहूँ। तो ये रिश्तों में कहीं कहीं दूरियां तो बिल्कुल आज के डेट में हो रही है। ये विखंडित परिवार का, न्यूक्लियर फैमिली जो हो रही है, इसके लिए जो लोगों के नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, पुनः हमें नैतिकता की ओर बढ़ना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा। बच्चों में वो चीज़ें हमें बचपन से ही जनरेट करनी पड़ेगी कि हमारे ताऊ हैं, हमारे दादा हैं, ये हमारी बहन है। आजकल लोग मजा क्या जाने, संयुक्त परिवार का मजा क्या होता सर क्या जाने। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, साथ में अलाव तापते समय जब सुबह बासी खाना निमोना चावल जो मटर पीस करके बनाया जाता पूर्वांचल में, वो ढकेला चावल के साथ एकदम ठंडा खाना, इतने आनंद से लोग खाते थे। तपता जो कौड़ा बनता आग का अलाव जला के गर्म करके, हा मतलब समझिए कि आनंद ही आनंद होता था। तो पूरे परिवार साथ में 10 लोग हैं, काम करना हुआ, एक साथ 10 कुदाल चल रही है, गन्ने आपको घोड़ने हुए, गन्ने के खेत में 2 बीघे का आपने यूं में कर दिया। तो ज्वाइंट परिवार के अगर कहीं कहीं कुछ हल्का फुल्का अगर नुकसान हम कहें 1-2-5% लोग बहुत गोपनीय तरीके से बात नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, लेकिन लाभ तो इतने थे जिसको गिनाने जाऊंगा तो शायद एक प्रश्न में कई प्रश्न टाइम लगेगा, इतने थे। तो ये नहीं होना चाहिए। समाधान के तौर पे मैं कहूंगा पुनः हम सभी को संतोष करना चाहिए। लोग आज जो 3 भाई हो गए हैं, उनकी पत्नियां जा करके अपने कमरे में सिखा रही, इनके एक भाई बीच वाला, उसकी पत्नी अपने तरीके से सिखा रही, जो सारे लोग अपने बच्चे नहीं, छोटी भाई की वाइफ बड़े भाई के बच्चे को उतना मानने लगे। ये संस्कार हमें विकसित करने होंगे। जब हम दूसरे के गैर के बच्चों को जब अपने बच्चा मान करके ट्रीट करेंगे, आज जो भेदभाव है, कहीं पर एक चॉकलेट आएगी तो लोग अपने सगे बच्चे को दे देंगे, वहीं 2 बच्चे मुंह देख रहे हैं। ये सब सारी चीजें करने से भी कहीं कहीं मैं समझ रहा हूं, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। और एक छत के नीचे आज नहीं, हम लोग आज 40+ में हैं, आप ही के टाइम पर देखिए सब लोग एक साथ में पूरी परिवार रहता था हमारा, बिल्कुल कितना मजा आता था। आज हो रहे तो कहीं कहीं हमें कारण तलाशना पड़ेगा कि उसकी मूल कारण क्या है, न्यूक्लियर जो फैमिली हो रही है। तो ऐसा भी होना चाहिए। और लोग थोड़ा सा सर कामचोर जो हो जा रहे हैं, 4 बहुएं काम नहीं करेंगी, एक बहू बोलेगी मैं ही क्यों करूं, कहते 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 10 साल बाद उसका पति भी मान जाता बात, भाई हाँ वो भी फैमिली लेके अलग हो गया। तो हम सभी जो कामचोर थोड़ा होते जा रहे हैं उसके पीछे में मैं पा रहा हूँ। पुराने समय में लोग मुंह नहीं देखते थे, ये काम है, उसने बर्तन मांज लिया, उसने झाड़ू लगा ली, वो किचन पे चलेगी, उसने आटा लगा दिया, उसने खाना बना दिया। लास्ट में मिलजुल करके सब अपनी जिम्मेदारियों को उठाते थे और हंस के मुस्कुरा करके खाना बनाते थे, खाना खिलाते थे, खुश रहते थे। तो पुनः हमें उसी ढर्रे पे लौटने के लिए उसी संस्कृति को विकसित करना होगा, नैतिकता जनरेट करनी होगी। असंभव कुछ भी नहीं हो प्रकाश सर, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, खाली दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो तो हम सारी चीजों को
वाह, कहीं प्राप्त बहुत कर अच्छी सकते बात, हैं। बहुत बिल्कुल। अच्छी बात। बहुत अंजनी जी, सुंदर, थैंक यू। अभी आपने अपने जवाब में, अपने प्रत्युत्तर में वृद्ध आश्रम की बात की कि जो युवा हैं वृद्ध आश्रम में अपने अभिभावकों को छोड़कर चले आते हैं, लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि वृद्ध आश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन पूरे देश भर में बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न जनरेट किया है जी, कि आज वही कारण है ना, वो जो आपने पहला प्रश्न किया है कि पारिवारिक विखंडन जो हो रहे हैं। नहीं तो आज के 30, 40, 50 साल पहले बड़े मुश्किल से आश्रम शब्द की उत्पत्ति तो थी, सुना भी गया था, बने होते थे, लेकिन लोगों के लिए बनते थे। अब तो वृद्धाश्रम बन गए, आने वाले समय में और कौन कौन से आश्रम बनेंगे। अब तो ये कॉन्वेंट स्कूल की तरह या होटलों की तरह खुलते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद है। जिस भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया सीखती थी, कुछ लेती थी, आज उसी भारतीय संस्कृति का एक रूप ये भी है। तो हम क्या चीजें विश्व को, चूंकि भारत विश्व गुरु था, आज भी मैं मानता हूं है और हमेशा रहेगा, लेकिन हमें उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, हाँ बिल्कुल, हमें निश्चित रूप से कि वो हमारी परंपरा अक्षुण्ण रहे, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, नियमित तरीके से भारत विश्व गुरु बना रहे। तो कहीं न कहीं जो आपने कहा कि क्यों बढ़ रहे हैं और कारण क्या है, तो इस पे हमें समाधान खोजने की जरूरत है। चिंतन क्या विषय, यही बिल्कुल चिंतन की आवश्यकता है। सभी लोगों को एक साथ बैठने की आवश्यकता है। आज परिवार के 5-10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ टेबल पे तखत तो होती नहीं। शहर में रह रहे हैं, घर छोटे हो गए, अगर बैठे भी हैं तो सारे लोग कुछ वो अपने मोबाइल में एक टेबल पे, एक कुर्सी पे, एक कमरे में 10 लोग बैठने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए अगर कोई बोल रहा है तो अगला भाई मोबाइल रख के, भैया आपने कुछ बोला, उसको बात बोल के 10 मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है पूरी तरह दिमाग मोबाइल में लगा हुआ। इसके नाते अपने भाई के पिताजी आपने कुछ कहा, 10 मिनट बाद वो पूछता है। क्यों? क्योंकि उस समय चैटिंग कर रहा होता है। तो इन सभी पे चिंतन करने का आवश्यकता है कि हमारे वृद्धाश्रम, चूंकि हम मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, हमने बहुत ऊंचा प्रश्न किया। पुनः वही जब नैतिकता हमारे अंदर आएगी, हमारे अंदर पौराणिक चीजें, वैदिक काल की चीजें विकसित होंगी, हमारी परंपराएं ज्यादा नहीं 30-40 साल पीछे चलिए, हम लोग संयुक्त परिवार से ओम प्रकाश सर आ रहे हैं, तो पुनः हमें उसी चीजों को विकसित करना पड़ेगा, हमारे खान पान को सुधारना पड़ेगा, थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा। पहले एक मालिक होता था, लोग बोलते थे भैया मालिक मलकार से पूछो यहाँ जाना है, परमिशन लेनी पड़ती थी। आज तो हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, किसी को आप कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ तो हम ये डर है, पहले रहता था हम लोग एक सामान मांगे, 2 सामान मांगे, बाद में समझाऊं दादा थप्पड़ पड़ी, अच्छा भागो भागो भागो, खाने के लिए थोड़ी मोड़ी चीजें होती थी। आप यहाँ कोई किसी कहीं एक लाइन बोल दो तो बोलेगा कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, गल जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, ऐसे वैसे। भाई एक ही बच्चा है, जिनको भी डर है बाबूजी हम कुछ ना बोले, वो बच्चा ब्लैकमेल माँ बाप को कर रहा है। तो इससे हमारी संस्कृति पे बड़ा कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहा है और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हम विश्व गुरु रहे हैं, हमारी संस्कृति ही हमको महान बनाती है। तो बिल्कुल पुनः हमें पुरानी चीजों पे लौटना पड़ेगा। उसके लिए नैतिकता का जो ह्रास हुआ है, युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्य जो गिरे हैं। पुराने जमाने में लोग काका, माई, दादा, ताऊ, चाचा, चच्ची लगा के बोलते थे, आज बोलते क्या रे, किधर है, कहाँ है, इधर। मतलब ये जो ये संस्कारों में भी जो गिरावट आई है, तो उसको सारी चीजें कहीं कहीं मैं अपनी सांस्कृतिक पतन से जोड़ करके देख रहा हूँ। लेकिन इस पे कहीं कहीं देश को, समाज को, सभी को, समस्त साहित्यकारों को नहीं, हम सभी को सोचना है कि मतलब हम जो अगर पुनः अपने खोए गौरव को वापस लाने में, और लाएंगे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है हमारे भारत का युवा आने वाले समय में अपने देश की गरिमा को गिरने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पुनः अपने खोए गौरव को प्राप्त करेंगे। और वृद्धाश्रम की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, कहीं न कहीं वो आधे पे होकर के धीरे धीरे निरंतर पुनः घटेगी और पुनः भारत अपने गौरव को पाएगा और संयुक्त परिवार की कल्पना पुनः साकार होगी। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद जी। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे आपसे कि आजकल का जो युवा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो विवाह करने से कतरा रहा है। जी, बहुत ऊंचा प्रश्न आपने किया है। तो जहां तक मैं अपना दृष्टिकोण पाता हूं कि पुराने जमाने में, सर एक बात बताऊंगा कि एक निश्चित समय में माँ बाप शादी कर देते थे तो लोग उसको बाल विवाह से जोड़ करके देखा गया, और इवन हमारे हर प्रदेश की ऑलमोस्ट स्थिति वही थी जी। लेकिन अब आज की डेट में आप देखिएगा कि 25 साल के पहले तो ना बेटे और बेटी के बारे में हम माँ बाप खुद ही नहीं सोचते। मतलब उनके दिमाग में एक ऐसी चीजें चल गई हैं, वहां तक भी, और थोड़ा सा मोटिवेट नहीं करते। पहले तो ये होता था कितने समय में इसकी शादी हो जाएगी, और अब जब हो भी जाएगी थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है, तो अगर बच्चों के सामने छोड़िए, अब मम्मी ऐसे, बच्चे घूर करके ऐसे मम्मी और माँ बाप को बोलते हैं, तो माँ बाप को ही बोला ना, को ब्लैकमेलिंग वाली प्रक्रिया आ जाती है, अभी मुझे नहीं करना। और मैं समझ रहा हूँ कि जो अंतर संबंध जो अभी बच्चों में 15, 16, 17 सालों में ये सोशल मीडिया के नाते जो तमाम, एक आपने बहुत अच्छी
बात कही है, या आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसके नाते तमाम लोग यहाँ से, अराजील से, ब्राजील से, लंदन से, हम अपने रिश्ते को तो सहेज ही नहीं पा रहे हैं। जो हमारे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारे दोस्त यार, हित्र मित्र, गली कूचे मोहल्ले का व्यक्ति जिससे रोज राम राम दुआ सलाम कर, उससे जुड़ ही नहीं पा रहे, वहां जुड़ करके बैठे हो, तमाम उम्मीद लगाए पाल करके बैठे। तो जो ये अलग तरीके के जो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली कल्चर विकसित हुई उसमें और तमाम लोग कहीं कहीं अंतरंग संबंधों में रहते हैं, लेकिन वो टाल मटोल करते रहते कि हाँ वाला मामला ना हो। और कुछ लोगों को अगर जबरदस्ती पारिवारिक दबाव में कर भी लेते हैं तो या तो इधर लड़की सुसाइड कर ले या तो लड़का, इतनी चीजें ये निश्चित रूप से दुखद हैं। और जो आपने कहा कि पहले के लोग अपने माँ बाप के सामने एक वर्ड आवाज नहीं उठाते, डरते, वो बोलते डरते थे, उसी संस्कारों में। और तब ने आपने देखा जितनी शादियां पुराने समय में हुई हैं, विवाह सारे निभे हैं, बहुत अच्छे से निभे हैं। तलाक नाम का शब्द कोई नहीं जानता था। पत्नी लूली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, खोतर हो, कम अच्छी हो, अच्छी कोई नहीं, उसको अपनी अर्धांगिनी मान करके उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। आज तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इतर संबंध हैं, विवाहेतर संबंध, ये भी कहीं कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं कि मतलब अगली कुंवारी है वो ये शादीशुदा है, या मान लो दोनों ही नहीं है तो दोनों कतरा रहे, 30 के हो गए, 35 के हो गए, बाद में फिर उनके नाम पे विचार करना लोग छोड़ देते, दोनों कौन कौन से संबंध में रहते हैं। बल्कि हम लोग कहें तो एक अलग प्रश्न उसमें जनरेट करके लिव इन रिलेशन की कॉन्सेप्ट जो हमारी सांस्कृतिक पतन का भी एक कारण है, कतई भारत में तो कभी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं उस बाल विवाह को, बल्कि बाल विवाह जो किया है, लोगों ने कहा है कि 21 साल पुरुष की 18 साल, बल्कि 18 में ही दोनों हो तो सरकार को उस पर परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति संरक्षित लेने के लिए, रहने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन ये जो आज लोग विवाह करने से कतरा रहे हैं, ये कहीं कहीं पूरी तरह गलत है। अब एक माँ उम्मीद लगा के बैठी है, मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बहू आएगी, कुछ न कुछ हमें राहत मिलेगी, आराम मिलेगी, मेरी हाँ उसके मन में मनोकामनाएं तमाम चलती रहती, मेरे आंगन में कल को 2-4 साल बाद किलकारी गूंजेगी। और निश्चित रूप से दोनों तरफ से उद्धता बता रहे हैं कि लड़की का बाप भी सोचता कि मेरी बेटी जाएगी, किसी के घर की फुलवारी बनेगी, उसके आंगन में खुशियां देगी। लेकिन ये जो आपने कहा, तो मैं उसके लिए कहीं कहीं आज की एक चलन को भी जिम्मेदार मानता हूं। सोशल मीडिया तो कुछ है ही है, लोगों के मन में एक भाव भी घर कर गया, अरे छोड़ना यार, क्या है का मतलब विवाहेतर संबंध से अपना काम चल रहा, साथ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, और इवन लोग अवैध रिश्ते में भी हैं। तो उसके नाते तो कहीं कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा कदापि नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं। और सभी लोगों को पुनः पारिवारिक चीजों को, ठीक है आप जिस लड़की को चाह रहे हैं या लड़की लड़के को चाह रही, दबाव डाल करके उसी से भी कहीं कहीं करें। लेकिन हम प्रेम विवाह के पक्ष में मैं नहीं हूं, उसी को अरेंज मैरिज का रूप दे करके करें। उधर से बाहर आता है, इधर से आए, उसको जब अरेंज मैरिज में आप स्थापित कर देंगे, निश्चित रूप से सर मेरी गारंटी है 100 में 95 विवाह तो जरूर सफल होंगे। प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज का रूप दिया जाए और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। जी, तो मेरा इतना ही मानना है। अंजनी जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई है और आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं मुंबई से आया, बहुत अच्छा लगा। और जितने लोग आपकी टीम में हैं सभी का बहुत हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।